कहानी की शुरुआत होती है और हमें ब्रिटेन की एक राजकुमारी कैरिन को दिखाया जाता है। और यहाँ पर ये राजकुमारी अपने बच्चों को एक पत्र लिख रही होती है और उस पत्र में वो अपने बच्चों को सच बताने का प्रयास करती है। यहाँ पर वो लिखती है कि जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था तो क्यों उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया था। अब इसके बाद कहानी यहीं से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कैरोलिन इंग्लैंड की बात कर रही होती है। यहाँ पर वो एक क्रिश्चियन से शादी करने के लिए जाने वाली थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रिश्चियन मानसिक रूप से बीमार इंसान होता है और जब कैरोलिन उससे मिलने के लिए आती है तब वो पेड़ के नीचे छुप जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कैरोलिन को कला और शिक्षा का शौक है। अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद कैरोलिना और क्रिश्चियन दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन की मॉम कैरोलिना की बहुत तारीफ करती हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा पियानो बजाती हो, लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन को उसकी तारीफ हजम नहीं होती और यहाँ पर वो सबके सामने कैरोलिन को डांट कर उसकी इंसल्ट कर देता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि क्रिश्चियन कैरोलिना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद कैरोलिना उसे धक्का दे देती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं क्रिश्चियन और कैरोलिन दोनों शादी से खुश नहीं होते, लेकिन अब कैरोलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसके बाद कैरोलिन क्रिश्चियन से मिलना ही बंद कर देती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और राजा उसके बेडरूम में जाना बंद कर देता है। अब हम देखते हैं कि ये रानी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम फैट्रिक रखा जाता है और वहीं हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि किसी सफर पे निकल जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर पहुंचने पर काफी ज्यादा दिमागी संतुलन खो देता है और उसकी मानसिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तब हम देखते हैं कि उसके लिए एक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कैरोलिन डॉक्टर के पास आती है और उससे बिना कुछ कहे उसकी एक बुक लेकर वहां से जाने लगती है। अब हम देखते हैं कि कैरोलिन फिर से एक बार डॉक्टर से मिलती है और उसकी किताबों की कलेक्शन की काफी तारीफ करती है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर रानी को अपने साथ घुड़सवारी करने के लिए इनवाइट करता है। अब वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पूरे राज्य में महामारी फैलने लगती है और ये बीमारी सिर्फ बच्चों को होने लगती थी, इसीलिए बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें एक खास तरीके का टीका लगवाना जरूरी था, लेकिन ये टीका 100% सेफ नहीं था। अब इस काम की मंजूरी देने की जिम्मेदारी राजा और रानी को दी जाती है ताकि अगर कोई इससे गड़बड़ हो तो सारा इल्जाम ही लोग पर आए। अब हम देखते हैं कि ये राजा सबसे पहले अपनी बेटी को ही टीका लगवाते हैं ताकि ये चीज कंफर्म हो सके कि ये टीका बाकी बच्चों के लिए भी एकदम सेफ है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं किसी खुशी में यहाँ राजा के यहाँ एक फंक्शन होता है जहाँ पर कैरोलिना डॉक्टर से मिलती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा खासा रोमांटिक डांस भी करते हैं और यहाँ पर इसी के साथ डॉक्टर को भी अपने इस पेशेंट के साथ प्यार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रानी जोहान को एक लेटर भेजती है और वो लेटर पढ़ने के बाद जोहान किचन में आता है और उसे वहाँ पर एक चाबी मिलती है, जिसके बाद वो उस चाबी को लेकर रानी के कमरे में आता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो रानी अंदर ही होती है और इसी रात जोहान और ये रानी इसी कमरे में इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा भी अपने राज में दिलचस्पी रखने लगा था, जिसकी वजह से उसकी सौतेली माँ का भी सपना टूटने वाला था क्योंकि वो भी उसी राज पर राज करना चाहती थी और उसके हाथों से अब सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोहान को राज छोड़कर जाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन इनका राजा ऐसा नहीं होने देता। यहाँ पर वो पूरी काउंसिल को ही खारिज कर देता है क्योंकि अब से वो अपने राज का निर्णय खुद ही लेगा। इसी बीच डॉक्टर को एक रॉयल सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। अब यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैरोलिन डॉक्टर की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती है, इसीलिए जोहान राजा को फिर से उसकी रानी के साथ सोने के लिए मना कर अपने आप को रानी को सेव करना चाहता है ताकि ऐसा लगे कि वो राजा की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। अब डिनर के दौरान राजा अनाउंसमेंट करता है कि वो आज से अपनी रानी के साथ ही सोएगा। यहाँ पर हम रानी को देखते हैं जो कि जोहान से कहती है कि अब वो उससे नहीं मिलेगी। इधर राजा के ऊपर हम देखते हैं कि काफी जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन उसका मन इन सब कामों में नहीं लगता है, जिसके बाद जोहान राजा से एक पेपर पर साइन करने के लिए कहने लगता है जिस पर लिखा होता है कि इस राज्य के सारे राज्यभार को संभालने की जिम्मेदारी के लिए राजा के दस्तखत की कोई जरूरत नहीं है। अब से राज्य का सारा काम जोहान ही संभालेगा और हम देखते हैं कि ये राजा बिना सोचे समझे उस पेपर पर साइन कर देता है और हम देखते हैं कि जोहान भी राजा के बराबर हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि राजा की सौतेली माँ रानी और जोहान को एक साथ मिलते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से उसे काफी उन पर शक हो जाता है। अब जाकर वो महल की नौकरानियों से इस बारे में पूछने लगती है और यहाँ पर एक नौकरानी कंफर्म कर देती है कि रानी का अफेयर चल रहा है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रानी को एक बेटी भी हो जाती है जिसका नाम राजकुमारी लुइस रखा जाता है और इसको राजा की ही बेटी माना जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सौतेली माँ इनकी और काउंसिल के लोग साजिश रचने लगते हैं राजा और जोहान से सारी पावर्स को कैसे छीना जाए। अब वो रानी और जोहान को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगती है क्योंकि इनके बिना राजा कमजोर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि राजा की सौतेली माँ जोहान और रानी के बीच के रिश्ते की फद्दे पोस्टर चिपकवा देती है और इन पर्चों के चर्चे राजा तक पहुंच ही जाते हैं। राजा भी ऐसी खबर सुनने के बाद एकदम पागल हो जाता है। यहाँ पर अब जोहान राजा को समझाता है कि ये बस एक अफवाह है, जिसके बाद यहाँ पर राजा अपने दोस्त को माफ कर देता है और कहता है कि ये सब हमें भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जोहान ओवी को महल से निकलवा देता है और वो राजा को अब महल से निकलने से मना कर देता है। यहाँ पर राजा बोर ना हो इसलिए राजा को खेलने के लिए वो एक बच्चा भी देता है और यहाँ पर इस बच्चे को देखकर राजा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर उसकी सौतेली माँ मिलकर कुछ लोगों के साथ उसके खिलाफ अफवाहें फैला रही होती है क्योंकि वो अपने बेटे को मारकर अपनी बेटी को पूरा राज्य देना चाहती हैं
तब उसकी सौतेली में वही काल कोठरी में काट रहे काल को उसकी सजा माफ करने और उसकी संपत्ति वापस करने का लालच दिया जाता है। जिसके बाद काल जाकर राजा से झूठ बोलता है। वो कहता है कि डॉक्टर और कैरोलिन तुम्हें मारने की साजिश कर रहे हैं और यहाँ पर शासन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा से जबरदस्ती जोहान और रानी की गिरफ्तारी के पेपर पर साइन करवा लेते हैं और इस तरीके से राजा को गुमराह कर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरोलिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि जोहान को मौत की सजा सुनाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जोहान के लिए एक माफीनामा जारी करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका दोस्त मारा जाए, लेकिन काल इसे समय पर जारी होने से रोक देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोहान का सर काट दिया जाता है। और इसके बाद इस राज्य में जोहान के नए कानूनों को रद्द और काफी बदल दिया जाता है और काल का भी कोई कर्ज माफ नहीं किया जाता, यानी इन सबको धोखा दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनके राज्य की हालत बिल्कुल बदतर होने लगती है और रानी को भी राज्य से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो रानी जर्मनी चली जाती है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ये रानी बता रही होती है कि वो एक बीमारी से मर रही है। अब हम देखते हैं कि जो खत वो रानी लिख रही होती है वो उसके बच्चों तक पहुंची जाती है, जिसके बाद उसके दोनों बच्चे उस खत को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि फ्रेडरिक 16 साल की उम्र में ही वहाँ का राजा बन चुका था, जिसके बाद फ्रेडरिक जोहान के सुधार के तरीकों को लागू करता है, जिसके बाद डेनमार्क की हालत बेहतर हो जाती है। इसके बाद सौतेली माँ और उनके वफादारों को उस राज्य से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बच्चे अपनी माँ के पास वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेडरिक ने इस राज्य पर 55 साल तक राज्य किया और अपने राज्य को खुशहाल बनाया और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।